श्रोताओं नमस्कार। मार्च का दूसरा सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक। ये ग्लूकोमा क्या बीमारी है, ये किस कारण से फैलती है और ग्लूकोमा या जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है काला पानी, इस रोग के क्या कारण हैं, क्या उपचार हैं, इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर लिपि मित्तल। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि ग्लूकोमा जिसे साधारण भाषा में काला पानी कहा जाता है, ये क्या है और ये क्या, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं? तो ग्लॉकोमा जिसे आम भाषा में काला पानी बोला जाता है, ग्लॉकोमा बेसिकली हमारी आँख में जैसे हमारे ब्लड का प्रेशर होता है जिसके बढ़ने से हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, वैसे ही हमारे आँख में एक प्रेशर होता है जिसे हम मेडिकल टर्म में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बोलते हैं, आईओपी। तो ये जो प्रेशर होता है ये जब बढ़ता है, आँख के अंदर का प्रेशर जब हमारा बढ़ता है तो जो आँख की नर्व जो नस होती है जिसे हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जो हमारे आँख के सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है, वो नस पे प्रभाव पड़ता है, वो नस पे दबाव पड़ता है उस प्रेशर के बढ़ने से, जिसकी वजह से हमारी जो नस होती है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, जिसको हम ग्लॉकोमा बोलते हैं। ग्लूकोमा के कारण प्राकृतिक है या फिर किसी बाहरी चोट या आघात उसकी वजह से ग्लूकोमा होता है? ग्लॉकोमा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो ग्लॉकोमा होता है बेसिकली होता क्यों है, ये जो हमारे आँख के अंदर पानी होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, वो पानी बनता है और साथ में ही बनने के साथ साथ उसका एक एग्ज़िट करने का रास्ता भी होता है। तो ये जो बनना और एग्ज़िट करना, इसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है आँख के अंदर, जिससे कि हमारे आँख का प्रेशर नॉर्मल रहे। जब ये बैलेंस बिगड़ता है किसी कारणवश, जो कारण अभी मैं आपको बताऊंगी जिन कारण की वजह से ये कारण प्रेशर बिगड़ सकता है, उसकी वजह से ये प्रेशर में बढ़ाव हो जाता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से हमारा ग्लॉकोमा बनता है। अब ये जो इसके कारण होते हैं, ग्लॉकोमा जो होता है इसको हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं, साइलेंट चोर ऑफ दृष्टि। मतलब ये इसके लक्षण हमें पता नहीं लगते, 90% ऑफ द टाइम ये एसिम्टोमेटिक होता है, इसके लक्षण हमें पता नहीं चलते। तो जो लोग जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, मोर देन 40 ईयर्स एज ग्रुप, बहुत ज़्यादा रिस्की एज ग्रुप होता है। जिन मरीज़ों को, जिन पेशेंट्स को, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है या फैमिली हिस्ट्री है ग्लॉकोमा की, कि उनके पेरेंट्स को ग्लॉकोमा है या उनके सिबलिंग्स को पहले से ग्लॉकोमा है, उन लोगों में ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या किसी किसी को ट्रॉमा की हिस्ट्री है, कोई चोट लगने की हिस्ट्री है, तो उन लोगों में ज़्यादा संभावना होती है ग्लॉकोमा बनने की। डॉक्टर लिपि मित्तल, जैसा कि अभी आपने बताया कि ग्लूकोमा के कारण बताए और आपने ये भी बताया कि संभवतः ये 40 से ऊपर की उम्र आयु वालों व्यक्तियों को ज़्यादा हो सकता है, लेकिन और किस किस एज ग्रुप में ये ग्लूकोमा फैलने के सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कोई और बाहरी कारण जिनकी वजह से ग्लूकोमा का होना संभव है? देखिए, ग्लॉकोमा ज़्यादातर तो 40 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन ग्लॉकोमा न्यूबॉर्न बच्चों में, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें भी हो सकता है, जिसे हम कंजेनाइटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, जो बचपन से पैदा होते से ग्लॉकोमा होता है। बाकी ग्लॉकोमा का कोई फिक्स्ड एज ग्रुप नहीं है कि ये इसी एज ग्रुप में होगा। ग्लॉकोमा किसी भी एज, ट्रॉमा के, किसी को यंग एज में ट्रॉमा हो गया उसको ग्लॉकोमा बन सकता है, किसी को 40 साल के बाद बन सकता है, किसी को हाई माइनस का नंबर है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्लॉकोमा होने के। इवन जो हाई प्लस के नंबर वाले होते हैं वो भी ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं ग्लॉकोमा की बीमारी के। अभी आपने चर्चा में जिक्र किया कि अगर किसी को सिबलिंग्स में या परिवार में किसी को ग्लूकोमा है तो बाकी सदस्यों को भी होने की संभावना है, तो क्या ग्लूकोमा एक आनुवंशिक बीमारी है? ग्लॉकोमा को एक अनुवांशिक बीमारी बोल सकते हैं, हेरिडिटरी होता है, ये हेरिडिटरी कॉज भी होता है इसका। तो उन्हीं जैसे उसी के लिए हम बोलते हैं, जैसे आप नॉर्मल आई चेकअप कराने जाते हैं और आपके यदि परिवार में किसी को फैमिली हिस्ट्री है ग्लॉकोमा की, आपको पता है कि काला पानी का इलाज चलता है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि हमारे वहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है ग्लॉकोमा की, ताकि आपका जो इलाज है या आपकी जो जांचें हैं वो उसी प्रकार की जाएं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ग्लॉकोमा एक साइलेंट थीफ है, एसिम्टोमेटिक होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता जब तक एडवांस डिजीज़ ना हो जाए। उस तब तक का वेट करने से अच्छा है हम जल्दी से जल्दी इसको जानें, जल्दी से जल्दी इसकी अर्ली डिटेक्शन हो और अर्ली ट्रीटमेंट हो, ताकि ये डिज़ीज़ हमारी कंट्रोल हो सके। इसीलिए जिनको भी फैमिली हिस्ट्री होती है और उनको पता है कि हाँ हमारे परिवार में ऐसी हिस्ट्री है, तो वो अपने डॉक्टर को जाते वक्त, अपने डॉक्टर के पास जब एग्जामिनेशन कराने जाते हैं तो उनको ज़रूर बताएं कि हमारे फैमिली हिस्ट्री है। डॉक्टर मित्तल, आप ये बताएं कि जो, क्योंकि
फैमिली हिस्ट्री की हमने बात की है, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे कौन से लोग हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, या इनके प्रभाव कितने हानिकारक हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि 40 साल से ज़्यादा के लोग, जो लोग माइनस हाई माइनस का नंबर यूज़ कर रहे हैं या हाई प्लस का नंबर यूज़ कर रहे हैं, जो लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है, जो लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी है, जिन लोगों में चोट लगती है, वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं ये बीमारी बनने के। दूसरा, ये इसके प्रभाव, ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बनती है, जो स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करती है, और ये हमारी ऑप्टिक नर्व, आँख की नस को डैमेज करती है। और आज के ज़माने में भी अगर एक बार नस ख़राब हो जाए, तो आज के ज़माने में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस बीमारी का। अगर नस एक बार ख़राब हो जाए तो हमारा जो ट्रीटमेंट भी होता है वो इसी पे हम यही एम करते हैं कि जो बची हुई नस है या जो बची हुई रोशनी है वो मेंटेन रहे। जो ये एक इरिवर्सिबल कॉज होता है ब्लाइंडनेस का, ग्लोकोमा। तो अगर एक बार आपकी दृष्टि ग्लोकोमा की वजह से चली गई, वो दृष्टि तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं जितनी दृष्टि बची है वो बची रहे और वो ग्लोकोमा हमारा आगे प्रोग्रेस ना करे। तो ग्लोकोमा के लक्षण में यही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ होती है, इसका कोई कारण, इसका कोई लक्षण नहीं दिखता। लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों में हेडेक रहता है, रेडनेस रहती है, आँखों में लालपन रहता है, आँखों में दर्द रहेगा, हेडेक हो जाएगा, नौजिया रहता है, उल्टी जैसा लगता है लेकिन उल्टी आती नहीं है। ये सब कारण होते हैं, ये सब लक्षण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 80 to 90% केसेस में ये डिज़ीज़ एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना किसी लक्षण की होती है, और ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है और धीरे धीरे आपकी नस को डैमेज करती रहती है, और जब तक आपको पता चलता है तब तक वो एडवांस डिजीज़ बन चुकी होती है। डॉक्टर मित्तल, जैसा कि आपने बताया कि इस डिजीज़ के जो लक्षण हैं वो असिम्प्टोमेटिक होता है। अगर असिम्प्टोमेटिक है तो नेचुरल है कि लोगों को एक बार में तो पता चलेगा नहीं, और जो उल्टी आना है या फिर नोजिया, हेडेक या फिर ब्लड लेवल का ऊपर नीचे होना, ये आम बीमारियों की तरह देखा जाता है इन चीज़ों को। तो किस तरह से हम इसको पहचान करें, या इनका क्या उपचार रहना चाहिए, या प्राथमिक रूप से हमें साल में या कितने माह में एक बार आई टेस्ट करवाना चाहिए जिससे कि हमें इस बीमारी का पता लग सके? देखिए, जो लोग 40 के ऊपर की उम्र के होते हैं उनको साल में एक बार तो एनुअल अपना एग्जामिनेशन, आई चेकअप कराना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि अर्ली डिटेक्शन होगा, अर्ली ट्रीटमेंट होगा, तभी मरीज़ को फ़ायदा होगा, तभी हम विज़न को कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो डिज़ीज़ है इसका कोई क्योर नहीं या प्रिवेंशन नहीं है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम दवाइयाँ या जो हम ट्रीटमेंट जो भी आज है अवेलेबल, उससे ये जो ट्रीटमेंट आईओपी, जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, उसको हमें कंट्रोल करना होता है, ताकि जो हमारी ऑप्टिक नर्व नस है वो आगे और डैमेज ना हो। अभी आपने चर्चा में एक बात और बताई कि 40 की उम्र के ऊपर के लोगों में ज़्यादा संभावना है, लेकिन आपने जिक्र किया था कि अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है तो उसे भी इस बीमारी के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ट्रॉमा हुआ है या इस तरह की कोई सर्जरी उन्होंने आँख में पहले करवा रखी है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? सभी को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि एक साल, पूरा सालाना एनुअल जो चेकअप हम बोलते हैं आइज़ का, वो तो सबको ही कराना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको कोई बीमारी है या उनको कोई और दिक्कत है। एक आई चेकअप तो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, मरीज़ को पता नहीं चल पाता कि हमारी आँखों में दिक्कत हो रही है। वो जब तक पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। जो ग्लोकोमा होता है वो एक शार्पनेस ऑफ विजन जिसे हम बोलते हैं उसको अफेक्ट नहीं करता, वो वाइडनेस ऑफ विजन को करता है कि कितना अगल बगल का कितना देख पा रहा है मरीज़। और एडवांस डिजीज़ में क्या होता है कि वो अगल बगल वाली जो हमारा विजन होता है वो कम होते 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 सेंटर विजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम टनल विजन बोलते हैं। तो मरीज़ को एडवांस स्टेज में आते आते सिर्फ एक टनल ऑफ विजन, सिर्फ बीच की चीज़ दिखाई देती है, साइड की चीज़ नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए हमें एनुअल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारा विज़न चेक होता है, जिसमें हम जो स्लिट लैम्प एक मशीन होती है उसमें एंटीरियर सेगमेंट चेक करते हैं, जिसमें हम आँख का प्रेशर चेक करते हैं जिसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर बोलते हैं। और यदि कोई ऐसे मरीज़, और पीछे हम जो दवाइयाँ डाल के जाँच की जाती है उससे पर्दा और नस चेक की जाती है। और यदि कोई ऐसे मरीज़ जिनको हमें लगता है कि इनको ग्लोकोमा होने के चांसेस हो सकते हैं, ग्लोकोमा सस्पेक्ट जिन्हें हम बोलते हैं, उनको हम और आगे जांचें करते हैं और फॉलोअप पे बुलाते हैं मरीज़ों को,
जिनको हम उनके प्रीवियस रिकॉर्ड से कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये डिज़ीज़ बन रही है, और बन रही है तो कितना प्रोग्रेशन चल रहा है, और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो आगे की जांचें फिर उसके हिसाब से होती हैं कि जो भी आपने जो बेसिक जांचें कराई हैं, और यदि उसमें आया है कि आप ग्लोकोमा सस्पेक्ट हो सकते हैं, या जिनकी फैमिली में ग्लोकोमा हिस्ट्री है, या जो भी मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए वो पेशेंट्स हैं, उनका एक बार एनुअल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। और यदि उनमें ग्लोकोमा सस्पेक्ट आता है तो उनको एज़ पर देयर डॉक्टर्स एडवाइस जितने भी टाइम पे वो फॉलोअप पे बुलाते हैं, उनको फॉलोअप पे जाना चाहिए, वो जांचें करानी चाहिए, सो दैट हम डिज़ीज़ को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें और उसका ट्रीटमेंट ले सकें। डॉक्टर मित्तल, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति चश्मा लगाते हैं, और कई बार देखा गया है कि फ्रीक्वेंटली किन्हीं के चश्मे के नंबर बदलते जा रहे हैं, 6-8 महीने या साल भर में बदलते जा रहे हैं, तो क्या वो भी ग्लूकोमा के सस्पेक्ट पेशेंट हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो भी पेशेंट फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस के साथ आते हैं, या उनके और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस होता है, लेकिन ग्लोकोमा भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से मरीज़ को लगता है कि विज़न में कुछ कमज़ोरी आ रही है, बार बार हमारे चश्मे के नंबर चेंज हो रहे हैं, तो उनको भी अपना चेकअप कराने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कॉज करती है। एक बार इस बीमारी की वजह से नस पे प्रभाव पड़ गया, एक बार इस बीमारी से दृष्टि चली गई, तो वो दृष्टि वापस लाना मुश्किल होता है। जाते जाते कार्यक्रम में आप बताएं हमारे श्रोताओं को कि वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक जो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें हमें ग्लूकोमा के अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, या आम व्यक्ति जो ये हमारा कार्यक्रम सुन रहा है उनको ग्लूकोमा से बचाव के लिए आप क्या दिशा निर्देश देंगे? ग्लोकोमा के प्रिवेंशन का सिर्फ एक ही प्रिवेंशन के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। वो अर्ली डिटेक्शन तब होगा जब आप अपने डॉक्टर के पास जाके एग्जामिनेशन कराएंगे, जब आप एनुअल चेकअप कराएंगे। जो भी, जैसे मैंने बोला, जो भी लोग एट रिस्क हैं उनको तो एनुअल चेकअप कराना ही चाहिए, और जो लोगों को ऑलरेडी दवाइयाँ चलती हैं, या जिन लोगों को ज़रा भी जो सस्पेक्ट हैं, या जो भी शक में है कि इनको ग्लोकोमा हो सकता है, उनको तो फ्रीक्वेंट विजिट्स लेना चाहिए। फ्रीक्वेंट विजिट्स में वो जांचें करानी चाहिए जिसे हम पेरीमेट्री बोलते हैं, जो हमारे अगल बगल के विजन को चेक करता है। गोनियोस्कोपी होता है, जैसे जो हमारे आँख में जो पानी निकलने का रास्ता होता है, जिसे हम एंगल बोलते हैं, वो खुला है या बंद है, वो चेक करता है। हमारी एक ओसीटी की जांच होती है, जैसे जो ब्रेन का जैसे सीटी स्कैन होता है, वैसे ही आँख की नस की हम ओसीटी करते हैं। वो ओसीटी से भी पता लगता है कि ग्लोकोमा के चेंजेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो ये सारी जो जांचें हैं, ये हमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ ग्लोकोमा में मदद करती हैं, और अर्ली ट्रीटमेंट। सो अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज़ द ओनली की फॉर ग्लोकोमा टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू ग्लोकोमा। तो आप थे डॉक्टर लिपि मित्तल, और आज आपने ग्लूकोमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, और आप कार्यक्रम में हिस्सा बनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।